जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 16 में एक और टॉपिक जो कि प्रीवियस टॉपिक्स के साथ इंटरलिंक्ड है, दैट इज एसी थ्रू एन इंडक्टर पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस टॉपिक्स में आपने बड़े अच्छे तरीके से ये बात समझ लिया कि किस तरह से एक ऑल्टरनेटिंग करंट किसी रेजिस्टर में से या किसी कैपेसिटर में से पास करता है, जिसमें अभी तक की लर्निंग के मुताबिक किसी रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के साथ इन फेज होते हैं या आउट ऑफ फेज होते हैं। जी जी सर, वी एंड आई आर इन फेज। ठीक है, शाबाश। In a pure resistive circuit, we saw that both current and voltages they are in phase with each other. और in phase होने का मतलब क्या है? सर इसका ये मतलब है कि सर के करंट एंड वोल्टेज सेम ही है। अगर वो मैक्सिमम है तो दोनों, अगर एक मैक्सिमम हो तो दोनों एक मैक्सिमम हो, अगर एक मिनिमम हो तो उसके साथ दूसरा भी मिनिमम हो जाता है, सेम होते हैं थीटा में। जी बिल्कुल ठीक। सो हमने देखा कि रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट बोथ आर इन फेज। जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा, और जब ये मिनिमम होंगे तो दोनों मिनिमम होंगे। फिर हमने कल देखा कैपेसिटर को। कैपेसिटर के अंदर हमने देखा कि जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट अपना पोलैरिटी रिवर्स करता है, तो इसकी रिवर्सल के बाद आपकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का सिलसिला चलता है। सो इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के सिलसिले की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, और कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज और करंट है ये इन फेज नहीं होते, बल्कि कैपेसिटर के अंदर कौन सी चीज लीड करती है? जी, in a capacitor which करंट variable लीड करते हैं। leads, shabash. So in a capacitive circuit current leads from voltage by 90 degree. और सो इसके लीड करने का मतलब भी अभी हम देख लेते हैं। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट टू से कि आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हाउ ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू एन इंडक्टर, एंड यू विल फाइंड कि हमने तकरीबन सेम एक स्कीम फॉलो की है इन ऑल दीज थ्री टॉपिक्स, जिसको फॉलो करके हमने अपने इन टॉपिक्स को मुकम्मल किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सो कि एसी रेजिस्टर में कैसे पास करता है, एंड वी सो इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज जब मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, और जब करंट मिनिमम होगा तो वोल्टेज भी मिनिमम होगा। सो दे वर इन फेज विद ईच अदर। सेकेंडली फिर हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कैपेसिटर के अंदर कौन सी चीज लीड करती है। करंट जो है इट लीड्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ वोल्टेज, और वोल्टेज जो है वो लैग करता है बाय 90 डिग्री इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। साल हम ये बात रिमाइंड करवाते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक्स के अंदर क्या चीज की थी। हमने लास्ट टॉपिक्स में भी यही किया था। हमने कहा कि अच्छा कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर का फॉर्मूला बेसिक क्या होता है, आपने बताया Q इज इक्वल टू CV। फिर इससे पहले जब हम रेजिस्टर की बात कर रहे थे तो हमने रिलेशनशिप देखने के लिए स्टार्ट किया कि रेजिस्टर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने मुझे बताया कि V इज इक्वल टू IR। उसी तरह से आज हम देखेंगे कि इंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस वोल्टेज होते हैं उसका बेसिक फॉर्मूला कहाँ होता है, कैसे होता है, और फिर उसके बाद देखेंगे हमारा बुनियादी मकसद कि हाउ डज वोल्टेज एंड करंट बिहेव अक्रॉस एन इंडक्टर, कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं, इन फेज होते हैं या आउट ऑफ फेज होते हैं, अगर आउट ऑफ फेज होते हैं तो कितने एंगल से आउट ऑफ फेज होते हैं। तो आप सब ये बात जानते हैं कि एक इंडक्टर क्वाइल, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर में देखा था ना, कि अगर किसी इंडक्टर कॉइल को एक ऐसे सोर्स के साथ कनेक्ट करें जो कि ऑल्टरनेटिंग है, तो इसकी करंट की मिकदार बढ़ती है और फिर कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है। जब करंट की मिकदार में इजाफा होगा तो इस इजाफे की वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। और हम सब ये बात जानते हैं कि जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो फ्लक्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है उस सर्किट में। तो अब उस ईएमएफ की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगा। ये बिल्कुल लास्ट चैप्टर की सारी फाइंडिंग्स हैं हमारी।
सो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा जी? रेजिस्टेंस लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड करंट अपने सोर्स को अपोज करती है। शाबाश। सो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द इंड्यूस करंट अपोजेस इट्स सोर्स। सो यहाँ पर भी ये इंड्यूस करंट जो कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट में फ्लक्स चेंज होने की वजह से खुद ब खुद में इसमें सेल्फ इंड्यूस हो जाएगा। उस सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट डेवलप होगा इट विल अपोज इट्स सोर्स। और यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि एसी सर्किट में इंडक्टर जो है वो करंट के रास्ते में उसके बहाव में रुकावट का बाइस बनता है। ले जी, अब हम चलते हैं इस ग्राफ की तरफ। देखने में अभी ये ग्राफ हमें समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम खुद स्केच करेंगे ताकि हमारे लिए इसको समझना मुकाबलतन आसान हो जाए। तो अब बात आती है जी कि व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला। हमने ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जनरेट किया हुआ है, हमने ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स अटैच किया हुआ है। सो ऑब्वियसली इसका जो करंट होगा दैट विल बी साइनोसॉइडल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने कल वोल्टेज पहले लिख दिया था, अब आप करंट पहले लिख रहे हैं। सो व्हाट इज द रीजन। सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ जी, ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैंने करंट अब क्यों पहले लिख दिया, कल मैंने वोल्टेज पहले लिख दिया था। तो साइनसोइडल तो दोनों ही हैं। लेकिन याद रखें हमने जो भी ग्राफ स्केच करना है इट विल बी स्केच्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक फॉर्मूला। तो इंडक्टर के लिए आपका बेसिक फॉर्मूला कौन सा है? वी ऑल नो कि एक इंडक्टर में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होने का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट कैन बी गिवन बाय सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय दिस फॉर्मूला। E is equal to L सर यहाँ डेल्टा I over डेल्टा T। जी सर यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है तो वो लाइट वाला फार्मूला सर यूज होगा। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक। बिकॉज ये ईएमएफ इस कॉइल में खुद इंड्यूस हुई है। और इंडक्टर क्या है? इंडक्टर जस्ट एक थिक वायर है जो कि जिसकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है और ये वाइंड की गई है इन अ सर्कुलर पैटर्न। तो बिल्कुल ठीक जी, आपने सही कहा कि ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये E इज इक्वल टू लाइट वाले फॉर्मूला के साथ आप बता सकते हैं। ओके, सो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अच्छा, अब जो एक वोल्टेज तो वो है ना जो कि यहाँ पे सप्लाइड है। सो ये इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो वोल्टेज डेवलप होंगे वो एग्जैक्टली आपके सोर्स के बराबर होंगे प्रोवाइडेड के आपके इस कॉइल की रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है। अच्छा याद रखें हमने यहाँ पे साइन नहीं लिखा बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न विद साइन एट दिस पॉइंट इन टाइम। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ कंसर्न है क्योंकि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ में माइनस का साइन होता है। चलें अगर आप लिख भी लेंगे ना, लेट्स से इफ आई प्लेस नेगेटिव साइन ओवर हियर, तो जो अप्लाइड वोल्टेज हैं वो एग्जैक्टली हमारे इंड्यूस वोल्टेज को अपोज कर रहे होंगे। कब? अगर के हम ये सपोज करें। अच्छा आपको याद है हमने जब पढ़ा था सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मोटर के केस में पढ़ा था ना, सो आपको याद होगा तो हमने बात की थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्लस आईआर। तो अगर मेरी कॉइल की रेजिस्टेंस ही जीरो है, ना होने के बराबर, बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो जब हम इस फैक्टर को जीरो कर देंगे सो आपके अप्लाइड वोल्टेज और आपके इंड्यूस वोल्टेज दे बोथ विल बी इक्वल बट दे विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो ये वाला सिलसिला जो है वो इस्तेमाल होगा। सो इसलिए मैंने इस वोल्टेज की जगह पे सो ऑल इन ऑल मेरे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया दैट इज वोल्टेज इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर एल क्या है? एल सेल्फ इंडक्टेंस है और ये कांस्टेंट है। सो अगर हम यहाँ पर इस कांस्टेंट वाले फैक्टर को देखें तो यहाँ पर जो वोल्टेज हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब इस वजह से क्योंकि वोल्टेज करंट पे डिपेंड कर रहा है तो मैंने देखा कि ये करंट कहाँ से आ रहा है। मैंने देखा ये करंट आ रहा है फ्रॉम एसी जनरेटर। सो एसी जनरेटर का जो प्रोवाइडेड करंट है that will be I is equal to I नोट साइन ऑफ थीटा। और जब हमने कल बात की थी तो कल हमारा बेसिक फॉर्मूला कौन सा था? कल हमारा बेसिक फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू सी वी। और देन वी टॉक्ड अबाउट के V जो है दैट इज
वी नोट साइन ऑफ थीटा, और मैंने कह दिया कि भाई पहले हम वोल्टेज को स्केच करेंगे। सो यहाँ पर जो वोल्टेज की डिटर्मिनेशन है ये डिपेंड कर रही है इंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर। सो द करंट इज डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज इज डिपेंडिंग अपॉन करंट। सो लेट अस सी, यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है, लेट्स से कि ये करंट का है, तो मैं खुद स्केच कर लेता हूँ सो दैट वी अंडरस्टैंड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। सो ये साइनोसोइडल है, मैंने कह दिया जी करंट इज साइनोसोइडल। सो मैं करंट पहले स्केच कर लेता हूँ और इस करंट की मदद से मैं कोशिश करूंगा वोल्टेज को डिटरमिन करने की। सो ये जो रेड वाला ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये रेड वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग करंट। और हम कल वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो है स्लोप का। यहाँ पर y वाला वेरिएबल अब कौन सा है, वो करंट है, और x वाला वेरिएबल कौन सा है, टाइम है। मुझे जरूर जवाब दीजिएगा कि अगर हम y वाले वेरिएबल को x वाले वेरिएबल से डिवाइड कर दें तो हमें क्या चीज मिलती है। द वेरिएबल सर अलोंग y एक्सिस, उसमें चेंज और x वाले में टेन चेंज, थीटा सर। क्या बस ये मिलता है टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट थीटा का मतलब है इट विल गिव यू स्लोप, इट विल गिव यू स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो अगर ये आपको स्लोप की वैल्यू बता रहा है तो आपके जो वोल्टेज हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्लोप के, किस ग्राफ की स्लोप के, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ, आई टी ग्राफ। आए अब स्लोप को चेक करते हैं बिल्कुल कल वाले मेथड से। सो वो वाला मेथड रिवाइज भी हो जाएगा और आप लोगों के लिए समझना और बेहतर हो जाएगा। सो अब इस लम्हे पे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ टेंजेंट, क्योंकि कर्व्ड पाथ पे अगर हम स्लोप मालूम करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सो टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर आपको मैक्सिमम स्लोप शो कर रहा होगा। सो अगर इस लम्हे पर स्लोप मैक्सिमम है इस करंट वाले ग्राफ में, इफ द स्लोप इज मैक्सिमम तो वोल्टेज भी क्या होंगे, if the slope is maximum then voltage will also be maximum in this case। तो इस लम्हे पर जो वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा क्योंकि स्लोप मैक्सिमम है। और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यू विल फाइंड कि अब इसकी स्लोप पहले से कम हो चुकी है। सो एट दिस पॉइंट पहले अगर स्लोप मैक्सिमम थी, सो आप अभी जिस सरफेस के ऊपर बैठे होंगे, जिस जाहिर है किसी ना किसी फ्लोर के ऊपर बैठे होंगे, उस फ्लोर की जो स्लोप है वो भी क्या होगी, 0। जब आप स्लाइड लेते हैं तो स्लाइड की जो स्लोप होती है वो ज्यादा होती है। इसके मुकाबले में जब आप बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन के अंदर चले जाएंगे सो योर स्लोप विल बिकम मैक्सिमम। जो आपकी स्लोप की वैल्यू है, ये स्लोप की वैल्यू पहले मैक्सिमम थी, अब वो स्लोप थोड़ी सी डिक्रीज होगी। सो नाउ द स्लोप हैज डिक्रीज, सो इट वाज मैक्सिमम, नाउ इट हैज डिक्रीज, पीक पॉइंट पे 0 हो जाएगी, फिर नेगेटिव साइड के ऊपर इंक्रीज होगी, फिर हम नेगेटिव वाली साइड पे चल जाएंगे। बाय द वे, सो फॉर द टाइम बीइंग इस इंस्टेंट पे आए तो इस एट दिस इंस्टेंट यू विल फाइंड कि आपके जो करंट की मैग्नीट्यूड है वो पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी क्योंकि स्लोप डिक्रीज हुई है। फिर हम इस इंस्टेंट पे आ जाएंगे। एट दिस इंस्टेंट यू कैन सी कि जो आपके टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल होगा। सो ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब है स्लोप कितनी होगी, जब स्लोप 0 हो जाएगी तो करंट भी 0 हो जाएगा। फिर इस लम्हे पे स्लोप पहले से बड़ी है या कम हुई है, बड़ी है लेकिन नेगेटिव साइड पे, सो वो विल मूव ऑन दिस नेगेटिव साइड एट दिस इंस्टेंट। फिर इस लम्हे पे आ जाएंगे, टेंजेंट स्केच किया, वी विल फाइंड कि ये मैक्सिमम होगा बट ऑन द नेगेटिव साइड। एंड देन चलें अब मैं डायरेक्ट इंस्टेंट्स पे आ जाता हूँ, पीक पॉइंट पे आ जाता हूँ। डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल है तो करंट फिर से 0 पे आ जाएगा। फिर इस लम्हे पे आप देखेंगे मैक्सिमम होगी पीक तो करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये है कि आप अपने वोल्टेज की मैग्नीट्यूड बड़ी आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं बाय sketching a tangent along the current to time ग्राफ जो कि साइनोसॉइडल है। और अब हम इस पॉइंट को, जी ये पॉइंट समझ आ गया, तो मैं अब वेक्टर डायग्राम की तरफ चलता हूँ। सर ये पॉइंट समझ नहीं आया कि वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ है। बेटा वोल्टेज तो करंट के करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है, ये बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये रेट बेटा ऑफ बड़ा, चेंज ऑफ करंट। जी मैं बता देता हूँ बेटा, आप सबको पता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहे हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी जो सोर्स के अंदर चेंज ऑफ करंट होता है। अगर आप प्रीवियस लेसन्स की तरफ रिफ्लेक्ट करें, if you refer to your previous lesson, so you can easily remember कि जितनी तेजी से करंट चेंज होगा ना आपका, मसलन ये मैंने जनरेटर से एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स अटैच किया हुआ है और यहाँ पे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। आप मुझे ये बताएं कि इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रही है? करंट पास हो रहा है क्योंकि हमारा करंट ऑल्टरनेटिंग है, उसकी मैग्नीट्यूड लगातार तब्दील हो रही है। अब अगर किसी एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा वो लो रेट पे हो, जबकि एक सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो मुझे बताएं कौन ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस करेगा? मैं ज्यादा वाली उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि वो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वेरी ज्यादा कर रही है उसकी। जी शाबाश। सो बेटा ये वाला फॉर्मूला आपको यही बता रहा है कि आपके इंड्यूस होने वाले वोल्टेज जो है वो इन्हिसार कर रहे हैं कि कितनी तेजी से करंट चेंज हो रहा है आपके जनरेटर के करंट का। सो जितना तेजी से ये चेंज होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज जो है वो यहाँ पर इंड्यूस होंगे, और जितना इसमें चेंज है वो कम रेट पर होगा उतना ही आपके जो वोल्टेज हैं वो भी, उसकी मैग्नीट्यूड भी कम होगी। So this is a direct relation between not current and voltage, but the rate of change of current and the voltage. चलें, थैंक यू। चलें जी आगे चलते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली ये साइनोसॉइडल है, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा फर्स्ट इंस्टेंट पे देखें, एट द फर्स्ट इंस्टेंट, ये वाले फर्स्ट इंस्टेंट पे जब हम यहाँ पर थे, सो मुझे बता सकते हैं इस फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर आपका करंट कितना है? जीरो तो जीरो है इसको किस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो हॉरिजॉन्टल। शाबाश। और वोल्टेज इस लम्हे पे कितने हैं? पीक पर है पीक पर। तो इसको किससे P नॉट रिप्रेजेंट करेंगे? वर्टिकल वर्टिकल वाली लाइन के साथ। सो इस लम्हे पे देख लें जी। इसमें वोल्टेज जीरो पर है और करंट जो है वो पीक पर है आई अच्छा नॉट। करंट पीक पे है, करंट पीक पे है तो मैं करंट की वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। लेकिन अगर आप वोल्टेज को देखें ना तो ये डिक्रीज होते हुए जीरो कट कर रहे हैं। सो अगर ये डिक्रीज होते हुए जीरो कट कर रहे हैं तो बेटा क्या होगी इसकी मैग्नीट्यूड? 180। 180 शाबाश। पर है। सो हम एक वेक्टर स्केच करेंगे एट 180 डिग्री। इस पॉइंट पर देखते हैं कि क्या वोल्टेज कहाँ पर है और करंट कहाँ पर है। 180 पर है जबकि जो वोल्टेज है वो 270 पर चली गई नेगेटिव पर शाबाश चली गई। शाबाश, वेरी गुड। सो करंट 180 पे है, वोल्टेज इज एट 270। लें जी अब इन तीनों पॉइंट्स को जरा सम अप करें तो आपको ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर पता चल रही होगी कि यहाँ पर कौन लीड कर रहा है। सो यहाँ पर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं अपने वेक्टर्स को, आई विल रोटेट, तो ये एरो किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? वोल्टेज वोल्टेज। सो इसका मतलब है एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है करंट से, और कितने डिग्री लीड करता है? इट लीड्स बाय 90 डिग्री। सो इन अ प्योर inductive circuit voltage leads from current by 90 degree। और if we observe
द ग्राफ एट दिस पॉइंट, तो पहले पॉजिटिव पीक किसकी ऑब्जर्व हो रही है, वोल्टेज की, और बाद में किसकी पीक आ रही है, आपके करंट की। सो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि इंडक्टर में कौन लीड करता है, इंडक्टर में लीड करता है आपका वोल्टेज। सो हमने 3 चीजें पढ़ ली जी। सो अब इसका ग्राफ किस तरह से रोटेट कर रहा होगा, ओवर द साइकिल इट विल बी रोटेटिंग लाइक दिस। सो अगर ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है मार्कर, सो अब जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमेशा इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। याद रखें हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें, सो इट विल रोटेट लाइक दिस। सो एक पूरी जो रोटेशन है, ये जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी वेव घूम रही है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आपके ये दोनों वेक्टर्स हैं, दे विल कीप ऑन रोटेटिंग। सो यहाँ पर लीड कौन सा करेगा, यहाँ पर लीड करेंगे आपके वोल्टेज, जो कि मैंने लेट्स से इस पेन से रिप्रेजेंट किए हैं, और आपका जो करंट है वो लैग करेगा। इसके मुकाबले में कैपेसिटर में जी अब सम अप करें, रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, शाबाश। तो वो इस तरह से रोटेट करेंगे बिल्कुल साथ साथ, they will be in phase and voltage and current both will move, they will rotate in a vector side by side, और they will be in phase। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट भी मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा। इसके मुकाबले में कैपेसिटर के अंदर कौन सी चीज लीड करती है, अगर मैं मार्कर को करंट से रिप्रेजेंट करूं, सो इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट व्हिच वन लीड्स, करंट लीड्स फ्रॉम वोल्टेज बाय 90 डिग्री। और इंडक्टर के अंदर कौन सी चीज लीड करती है, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करते हैं फ्रॉम करंट बाय 90 डिग्री। सो ये तीनों हमने सर्किट्स को इंडिविजुअली पढ़ा है, सो वी हैव स्टडीड देम इंडिविजुअली। अब बात आ गई है फाइनल रिएक्टेंस की। तो आपको ये बात समझ आ गई है कि आपका जो सर्किट होता है इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ की वजह से ये अपने ही सोर्स को अपोज करता है। सो वो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट जो कि प्रोवाइड होती है ड्यू टू एन इंडक्टर, जैसे रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस क्या होती है, opposition to flow of charges, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ये होती है रेजिस्टेंस। अब रिएक्टेंस क्या होती है, रिएक्टेंस होती है वो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट जो किसी कैपेसिटर या इंडक्टर की वजह से फेस करना पड़ती है एक ऑल्टरनेटिंग करंट को। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू अ कैपेसिटर, और इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी वो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट जो कि एक इंडक्टर की वजह से होती है। बेटा बताएं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज V ओवर I। अच्छा, अब इसमें एक बात आपने याद रखनी है, वो ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो आपका I है ना और वोल्टेज हैं, ये दोनों कौन से वोल्टेज होंगे, DC, इक्विवेलेंट DC, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन AC, जिसको हम क्या कहते हैं RMS वोल्टेज और RMS करंट। सो अगर आप RMS वोल्टेज को RMS करंट से डिवाइड कर देंगे फॉर एन इंडक्टर तो ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस होती है, हम अभी रिएक्टेंस की बात करेंगे तो ये जगह XL and it is equal to omega L which is further equal to omega की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, we will substitute 2 pi FL। तो जिन बच्चों है कि इससे एक बात क्लियर हो रही है, वो ये बात क्लियर हो रही है कि जितना हाई फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे उतना ही आपके इंडक्टर की रिएक्टेंस भी ज्यादा होगी। ये समझाएं मुझे, ये कैसे होगा कि भाई जितनी कैपेसिटर में तो उल्टा था ना कि जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होती थी तो कैपेसिटर की वजह से रुकावट कम हो जाती थी, वहां पर फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन था। मुझे इसका समझा दें बनने के लिए। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना इंड्यूस करंट उसको अपोज करेगी। बस जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। अभी प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें
यही क्वेश्चन जो था ये पूछा था, जब आप ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ इसको सप्लाई करेंगे करंट हाई फ्रीक्वेंसी वाला, तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट का मुराद ये है कि इसमें ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। और हम ये बात जानते हैं कि अगर मेरे सोर्स का करंट आई है तो और ज्यादा करंट इंड्यूस हो तो ऑब्वियसली जो मुखालिफत है, ओपोजिशन है ड्यू टू इंडक्टर, वो भी ज्यादा हो जाएगी।